हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स आइए, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2021-22 को सॉल्व करा रहे हैं रसायन की। तो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन, जिसके प्रश्न बैंक के हमने 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जितना भी करा पाएँ उतना करा देंगे और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी आप आज का और कल का वीडियो, हम इन 2 वीडियो पे पूरा प्रश्न बैंक का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आसानी से आप तक हमारे वीडियो पहुंच सकें और आपको बिना परेशान हुए हमारे वीडियो मिलें और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए विद्यार्थी, शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास। प्रश्न 6 कहता है कि क्या होता है जब, यानी ये रिएक्शन हमें बताना है कि क्या होता है जब पहले नंबर की रिएक्शन है आ नंबर पे कि क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। यानी हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो मैं क्लोरोबेंजीन बना लेता हूँ। क्लोरोबेंजीन, आपको सबको पता होगा कि ये बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में यदि हम क्लोरीन जोड़ दें हाइड्रोजन रिप्लेस करके तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है कॉपर साइनाइड से। किससे करानी है? कॉपर साइनाइड, CuCN, कॉपर साइनाइड होता है। और ये किसकी उपस्थिति में होती है? पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में हमको करानी है। और इसमें टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लगता है हमको 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या होता है का मतलब कि क्या बनता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए स्टूडेंट, जैसे बताया था कि मैंने कि यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, कॉपर साइनाइड है। तो ये ब्रेक होगा, है ना। तो Cn माइनस होता है, कॉपर प्लस होता है, ये भी माइनस होता है। तो माइनस को माइनस कौन क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बड़ा आसानी से हो जाएगी। यानी सिंपल सा आपको याद रखना है कि जैसे हम इसको मिलाते हैं तो बेंजीन रिंग में जो क्लोरीन था वो माइनस वाला था, तो उसको जो इसका जो माइनस वाला है यानी Cn जो है वो क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। खत्म कहानी। और Cu जो है वो Cl के साथ मिलके क्या बना लेता है? कॉपर क्लोराइड बना लेता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाती है? ये फेनिल साइनाइड बनाती है। इसका नाम क्या है? फेनिल साइनाइड बनाती है। यहाँ लिख लीजिएगा, फेनिल साइनाइड बना लेती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला बड़ा सिंपल था, है ना। बस आपको देखो, हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को कैसे ध्यान रखना ये समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग कर लेंगे, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है ना। चलिए अब अगला क्या है, जहाँ पर हमको कुछ चेंजेस लगे ना बच्चों, उसको बस आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। बाकी जो नॉर्मल, जैसे कि हमने पहले भी करे हैं कई बार कि भाई माइनस वाला कोई एलिमेंट से तो माइनस माइनस से रिप्लेस हो जा रहा है, इस तरीके से जो भी हमने करे हैं ना, तो उसको आप कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा कहीं कुछ अलग हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि एल्कोहलिक एओज क्या करता है? पानी निकाल देता है। और वो क्या करता है कि जो एल्किल क्लोराइड होते हैं उसमें से HCl बाहर निकालता है। वो HCl बाहर निकालने का मतलब HCl नहीं बनाता, लेकिन H और Cl दोनों को बाहर निकाल देता है ना। अभी आएंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बना के हमको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, हम भूलते हैं, डर अलग लगता है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ रखिए और बड़ी आसानी से और मज़े से पढ़िए, आपको बन जाएगा। चलिए अब ये आ नंबर का था। चलिए अब बा नंबर पे आते हैं अपन, है ना। बा नंबर पे आए, चलिए आते हैं बा नंबर पे। बा नंबर कहता है क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। वैसे तो ये बा नंबर का जो है ना क्या होता है, जब में जरूर दिया है, लेकिन यदि हम बोले ना तो ये फिटिंग रिएक्शन है ना। कि हमको क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन लेना है। तो क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? सोडियम के साथ करते हैं। और सोडियम अकेली धातु है, इसलिए हमको कितनी सोडियम लेना पड़ता है? 2 लेना पड़ता है। शायद आपने फिटिंग अभिक्रिया पढ़े होंगे तो याद भी आ गया होगा। किसकी उपस्थिति में कराना है? ईथर की उपस्थिति में कराना है, मतलब गर्म करना है।
जैसा आपको यदि थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा तो NaCl बनता है, अक्सर हमने देखा है ना। जो पॉसिबल कंपाउंड में ढूंढ लीजिए तो Na के साथ क्या बन जाएगा, Cl, मतलब ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो ये खाली हो जाएगा, तो इसलिए यदि ये 2 लिए हैं तो ये भी कितने हमको लगेंगे, इसके भी 2 अणु लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक फेनिल का क्लोरीन और दूसरी फेनिल का भी क्लोरीन, यानी 2 फेनिल, यहाँ पर हमने 2 बेंजीन क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन लिए हैं। ठीक है, दोनों की क्लोरीन निकल के NaCl बना लेगी 2 Na के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये बेंजीन रिंग बची एक, ठीक है ऐसा, और ये क्लोरीन निकला तो ये खाली जगह बच गई। सेम दूसरी बेंजीन रिंग से भी वही हाल होने वाला है ना। इसकी भी एक वैलेंसी खाली रह जाएगी क्योंकि क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखो अब दोनों की जैसी बॉन्ड बना, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो ये क्या बना, बन गया, है ना, डाइफेनिल बन गया। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और ये बन जाता है डाइफेनिल बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो बड़ा आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है कि क्लोरीन निकल के दो अणु हमको लेना है और क्लोरीन निकल के दोनों फेनिल जो बेंजीन के दोनों जो बेंजीन रिंग है दोनों आपस में जुड़ जाती है और डाइफेनिल बन जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का है, अब हम उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर मतलब सा नंबर का है हमारे पास। क्या बना है ये हमें ध्यान रखना, क्या होता है जब में जस्ट हमें क्या बना है कंपाउंड, मेन कंपाउंड हमें वो याद रखना है कि क्या बनता है ना। चलिए सा नंबर पे है एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहली KOH के साथ, यानी हमको तीसरे यानी सा नंबर पे लेना है एथिल ब्रोमाइड, है ना। एथिल ब्रोमाइड समझे, C2H5 और ब्रोमाइड है यानी Br, है ना। इसको लेना है किसके साथ, हमको क्रिया कराना है एल्कोहली KOH से क्रिया कराना है। किसके साथ कराना है, एल्कोहली KOH। देखो याद रखो मैंने बताया था कि जब भी एल्कोहली KOH आता है तो ये बड़ा मज़ेदार है। एल्कोहली KOH क्या करता है, यहाँ से जो जो भी हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है उसमें हैलोजन और एक हाइड्रोजन यानी H और एक हैलोजन को बाहर निकाल देता है, यानी यहाँ से एक H बाहर निकल जाता है ना। यहाँ से किसको, जैसे एल्कोहली KOH आया, यानी कोई भी एल्कोहली यदि क्षार ले रहे हैं तो ये बस ये यही करेगा, तो ये H को बाहर निकाल देगा और Br को भी बाहर निकाल देगा, ये दोनों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जब दोनों को बाहर निकालता है तो यहाँ क्या बच जाता है, C2H4 बच जाता है। ठीक है, प्लस अब ये जो H होता है ये यहाँ पर K प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, H जो है ये OH से क्रिया करके पानी बना लेता है और K जो है वो Br से क्रिया करके KBr बना लेता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये KBr बन जाता है, OH H के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। तो यानी हमारा जो मेन कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, एथीन बनता है या एथिलीन बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। ठीक है, या एथिलीन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, ये बहुत बार कर चुके हैं एल्कोहली KOH वाले, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी करें, यदि आपने वीडियो देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सा हो गया, अब दा नंबर पे आते हैं। दा नंबर का क्या कहता है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराना है ना। तो अब एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, मैंने जैसे भी बोला कि ऐसे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको सूत्र पता हो, भैया, है ना। सूत्र पता होना चाहिए, कंपाउंड का नाम आया तो कंपाउंड क्या कंपाउंड है ये हमको आना चाहिए। तो अब यहाँ लेते हैं एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br ले लिया, इसकी रिएक्शन कराना है हमको सिल्वर नाइट्राइड से यानी AgNO2 से रिएक्शन करा देनी है। जैसी इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से ये Br जो है वो निकल जाता है, Ag के साथ रिएक्शन कर लेता है तो AgBr बना लेता है, और AgBr बनाने की जैसे AgBr बनता है तो यहाँ हो जाता है C2H5 और ये हो जाता है NO2 और ये हो गया AgBr। ठीक है, सिंपल है। AgBr जो पॉसिबल कंपाउंड था AgBr बन गया, तो AgBr जैसे निकला तो एक ही वैलेंसी दोनों खाली हुई, दोनों ने अपनी रिएक्शन कर लिया। ठीक है, बड़ा सिंपल था। अब ये कंपाउंड क्या है, क्योंकि हमको नाम बताना पड़ता है क्या होता है, जब यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन नाम यदि बता दें तो बहुत बेहतर है। इसका नाम होता है ग्लाइसिन, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसिन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसिन। इसका नाम क्या है भाई साहब, ग्लिसिन, है ना, याद रखना, भूलना नहीं। C2H5NO2 जो है उसको बोलते हैं ग्लिसिन,
है ना। ग्लाइसिन इंग्लिश में इंग्लिश में वैसे इसका ग्लाइसिन, अब हिंदी में आप इसका उच्चारण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसा लिखते हैं ग्लाइसिन, है ना। तो इसको हिंदी में अपन ग्लिसिन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नाम जरूर लिखें आप, है ना, कि भाई जो कंपाउंड बना, मेन कंपाउंड क्या बन रहा है, यही तो हमें बताना है ना, क्या होता है जब का मतलब तो यही है ना। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है जबकि चारों क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों, बड़ा मजेदार और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी ने पढ़े होंगे, कि जो हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है वो है SN1 और SN2 अभिक्रिया। मैं जो 7वां नंबर का जो प्रश्न है ना, SN1 SN2, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, है ना। आप पूरा थ्योरी अपनी बुक से, आपके पास जो नोट्स होंगे उससे पढ़िएगा, है ना। मैं सिर्फ इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN1 इसको बोलते हैं एक अणु का अभिक्रिया, है ना। SN1 जो है वो क्या है, एक अणु का अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं SN2 मतलब द्विअणु, है ना। ठीक है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, द्विअणुक। ठीक है, नाभिक स्नेह एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में, तो सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया को समझाते हैं। तो SN1 अभिक्रिया में आपको याद रखना बच्चों कि ये जो अभिक्रिया है ये 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। अभी समझना है ना, ये मत सोचना उन्होंने सर एक अणु में 2 स्टेप में हो रही है, ऐसा क्या क्या है ना, तो अभी समझा रहा हूँ मैं। ये जो SN1 अभिक्रिया होती है ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में, यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी RCH2Cl लिया, है ना, इसको जैसे, है ना, ये लेते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है, यानी ये बनाता है, टूट जाता है, तो ये होता है RCH2, ये प्लस होता है, बन जाता है, और Cl जो होता है माइनस, यानी ये टूटता है सबसे पहले प्लस माइनस में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी ये कार्बोकैटायन को बनाता है। यानी पहली स्टेप में जो एल्काइल हैलाइड है वो कार्बोकैटायन बनाता है, ठीक है। और ये जो स्टेप होती है ये होती है स्लो। कैसी स्टेप होती है? ये स्लो होती है, ठीक है। ये जो स्टेप होती है ये बहुत मतलब स्लो होती है। यानी पहली स्टेप में एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन को बनाता है। और ये जो अब कार्बोकैटायन बनता है, यानी स्टेप 2 की यदि हम बात करें, स्टेप 2, तो ये जो कार्बोकैटायन है RCH2 प्लस जो है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है, यानी डिवाइस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके RCH2OH फॉर्म कर लेता है, यानी बना लेता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन स्टेप होती है ये बहुत ही फास्ट होती है। अब ये फास्ट क्यों होती है, बहुत ही आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस है मतलब फट से अटैक हो जाएगा, है ना, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट आयन है, तो उनको अटैक फट से हो जाते हैं, और ये इनिशियली हो जाती है ना, बहुत फास्ट होती है। जैसी बना तुरंत उन्होंने रिएक्शन करके फट से बना लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया की जो दर होती है, यानी इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो केवल और केवल पहली स्टेप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि ये स्लो होती है। कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, ये सब यहीं पर डिपेंड करेगा, इससे कोई लेना देना, क्योंकि ये जैसी फॉर्म में हुआ ये तुरंत OH से रिएक्शन करे, तुरंत, टाइम नहीं लेता, बिल्कुल फास्ट, इसलिए इसको बोल रहे हैं फास्ट होती है। तो यानी अभिक्रिया की दर जो होती है इसमें केवल स्टेप फर्स्ट पर डिपेंड करती है, और इस अभिक्रिया की दर में, है ना, यदि इसमें सिर्फ इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल स्टेप फर्स्ट पर डिपेंड करती है, और उसमें केवल कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु भाग ले रहा है। कितने अणु भाग ले रहा है? एक अणु भाग ले रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है? एक अणु का अभिक्रिया है। एक अणु का अभिक्रिया है, 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप स्लो होती है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, दूसरी स्टेप फास्ट होती है जिसमें कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके जल्दी से अल्कोहल बना लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो पहले स्टेप पर निर्भर करती है जिसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहा गया है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया। समझ में आ गया जितनी बात मैंने बोला? आप इसको सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं, और अपने पास जो आपके पास नोट्स है, गाइड है, आप उससे भी हेल्प लेके उसको समझ सकते हैं, ठीक है। वर्ड आप दे सकते हैं जैसा चाहें, तो मैंने इसका जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, थोड़ा सा हमारे पास समय कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि, है ना,
तो समझ में आ गया SN1। अब SN2 अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो बच्चों बड़ा सिंपल है। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होती है। बड़ा उल्टा उल्टा लग रहा होगा, मैंने अभी लास्ट में आपको बता दूंगा पूरा ना ओवरऑल करके कि क्या क्या हुआ है। इसलिए स्टेप फर्स्ट में होती है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास जो RH है ना, या RHCl जो होता है ना, सी हो गया, ये भी एल्किल हैलाइड है। इसमें भी क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल से ये डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है ना। डायरेक्ट रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल से जैसे ही करता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर एल्किल हैलाइड में, तो ये C है ना, जैसे ही अटैक करता है तो C है ना, ये क्लोरीन इस पे से निकलने लगता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्लोरीन को तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। क्लोरीन निकलने लगता है और ये जो OH है, ये OH न्यूक्लियोफाइल आया ना OH, तो ये OH क्या होता है, जुड़ता है। यानी OH जुड़ने के लिए जाता है, क्लोरीन निकलने लगता है, ठीक है। यानी ये अभी क्लोरीन निकला नहीं है ना, OH अभी जुड़ा नहीं है, बस ये प्रोसेस होती है ना कि OH जैसे ही जाता है OH तो धीरे धीरे वो खसकने लगता है क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं, जिसमें कुछ बना नहीं है, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है ना, संक्रमण अवस्था कहलाती है, जिसमें कि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्लोरीन निकलने लगता है और OH जुड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो है ये अस्थायी स्टेट होती है, बिल्कुल स्थायी नहीं होती है ना, अस्थायी होती है, मतलब फट से टूट जाती है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्लोरीन बाहर निकल जाता है और ये CH2 RCH2 और ये क्या बन जाता है, OH बन जाता है, ठीक है। यानी ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। और एक ही स्टेप में होती है तो इसका मतलब है कि इसमें जो अभिक्रिया की दर होगी वो इसी पर निर्भर करे, क्योंकि ये एक स्टेप में हो रहा है कि कितनी देर में जो ट्रांजिशन स्टेट कितनी देर रह रही है और ये कब कंपाउंड बन रहा है। यानी पूरा डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन की ये पहली स्टेप में, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। तो अब जिस स्टेप पर ये डिपेंड कर रहा है उसमें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं। देखो, एक ये ले रहा है और एक ये ले रहा है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसको कहा गया है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा एल्किल हैलाइड। तो जैसे ये भाग लेते हैं तो पहले ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि इसमें क्लोरीन निकल जाता है संक्रमण अवस्था, क्योंकि यह अस्थायी होती है, जल्दी से ये टूट जाता है और टूटता है यानी क्लोरीन बाहर निकल जाता है और OH जुड़ जाता है और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। चूंकि यह अभिक्रिया एक स्टेप में होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, अर्थात इसमें अभिक्रिया की दर दोनों मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है, इसलिए इसे द्विअणुक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो SN1 SN2 में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान रखना SN1 और SN2 में थोड़ा सा ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम SN2 में जो होता है वो होता है 1 डिग्री। मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा है अभी अपन, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, और SN1 में उल्टा कर लेना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये बताने के लिए कि इसमें जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये SN2 की मैंने बताया, SN1 में अपोजिट कर लेना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो ये SN1 SN2 अभिक्रिया होती है यहाँ पे समाप्त। आप थोड़ा सा बुक का, गाइड का इस्तेमाल करना वर्ड शब्दों को लेने के लिए, बाकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ होता है समाप्त। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, ये बड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न है कि क्या कारण है ना। आठवां प्रश्न कहता है ना, आठवां प्रश्न कहता है क्या कारण है कि जो हेलो एल्केन होते हैं, है ना, हेलो एल्केन, क्या कारण है कि हेलो एल्केन, क्या कारण है कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, है ना, हेलो एरीन, दोनों पता होगा आपको, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, हेलो एरीन से अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हेलो एल्केन होते हैं ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और हेलो एरीन्स कम क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं समझा देता हूँ। आप इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, यदि आपको ज़रूरत है मुझसे भी आपको सॉल्यूशन चाहिए पूरा, मतलब शब्दों में पूरा एक्सप्लेनेशन, तो आपको मिल जाएगा। मैं केवल समझाने का काम कर रहा हूँ विद्यार्थियों, है ना। आपके पास जो भी गाइड है, जो भी बुक है, आप उससे भी देख सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ उसमें भी लिखा मिलेगा। यदि आपको लगता है कि इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ भी चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब देखिए मैं इसका कारण बताता हूँ, आप अपने शब्द से भी लिख सकते हैं।
देखो हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन का मतलब होता है कि एल्केन, कोई भी आप एल्केन ले लीजिए, एक एल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई एक्स यानी हेलोजन तत्व जब उसमें जुड़ जाता है प्रतिस्थापन के द्वारा तो हेलो एल्केन बनता है। हेलो एरीन में मतलब कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लग जाता है, हेलोजन लग जाता है। तो ये सबसे फेमस होता है एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है बेंजीन, यानी बेंजीन में जब कोई एक्स लग जाए तो ये हेलो एरीन कहलाएगा। और ये एल्केन में यानी एल्किल में या एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक्स लग जाए तो ये हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में फ़र्क क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के लिए हम बात करें तो ठीक है, तो ये यदि अपने तरफ क्या होता है इसको खींच लेता है तो इसमें पार्शली नेगेटिव और इसमें पार्शली क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। थोड़ी आसानी से टूट जाता है, मतलब इतना आसानी से तो नहीं टूटता है लेकिन टूट जाता है। और जब हम यदि हेलो एरीन्स की बात करें तो हेलो एरीन्स में क्या होता है, क्योंकि हेलो एरीन्स में ये क्या है, डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। यदि मैं इसकी बात करूँ जो रिंग होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। यानी आपने अनुनाद पढ़े होंगे, क्योंकि ये अनुनाद इसमें बेंजीन में वैसे ही अनुनाद पाया जाता है ना, अनुनादी संरचना होती है बेंजीन की, तो वही समझ लीजिए कि इसमें अनुनादी संरचना पाई जाती है जिसके कारण इसका डीलोकलाइजेशन होता है, यानी इसमें आंशिक डबल बॉन्ड जनरेट होता रहता है ना। अब आपको एक बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ पर एक ही बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक दूसरा बॉन्ड भी है जो कि आंशिक रूप से होता है, यानी थोड़ा बहुत उसका ताकत उसमें होती है डीलोकलाइजेशन होने के कारण। तो इसमें आंशिक द्विबंध पाया जाता है ना। आंशिक द्विबंध पाए जाने के कारण ये जो है ये ज़्यादा स्थायी होता है एज़ कम्पेयर टू इसके, है ना। ये ज़्यादा स्थायी होता है ना। भाई डबल बॉन्ड है तो ताकत ज़्यादा होगी ना, दो लोग को मारना और एक लोग को, और यहाँ पर क्या होता है ये थोड़ा कम स्थायी होता है इसकी तुलना पे, है ना। और ये कम स्थायी होता है इसकी तुलना में, इसलिए इसको तोड़ना आसान हो जाता है। और जल्दी ये टूट जाएगा तो ये क्रिया कर लेगा, इसलिए ये थोड़ा जल्दी क्रिया कर लेता है और ये थोड़ा देर से क्रिया करता है ना। चूँकि एल्किल हैलाइड में या हम बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन में कोई अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती और कोई अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती, परंतु हेलो एरीन्स में अनुनादी संरचना होने के कारण इसमें आंशिक द्विबंध पाया जाता है। आंशिक द्विबंध पाए जाने के कारण ये ज़्यादा स्थायी होता है और हेलो एल्केन जो है वो कम स्थायी होते हैं। कम स्थायी होने के कारण ये हेलो एरीन्स की तुलना में जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा हो जाती है और इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये उसकी तुलना में कम स्थायी होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट आपको आंसर बता दिया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो SN1 SN2 का आप समझा सकते हैं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करते हैं, नाभिक स्नेही अटैक नहीं करते, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 9 से सॉल्व करा देंगे, है ना। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम प्रश्न 9 से शुरू करें, लेकिन हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे कि यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। तो हम आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक हम जो बचे क्वेश्चन है प्रश्न बैंक अध्याय 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन के, हम पूरा अगले वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। और इसकी एक बात आपको हम बता दें कि इसमें जो 11 प्रश्न नंबर 11 है वो हमने प्रश्न नंबर 2 में सॉल्व करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 11 सेम है। प्रश्न बैंक में यदि आपके पास होगी तो आप देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 11 सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको 9, 10, 12 और 13 ये 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व कराने होंगे। अगली वीडियो में हम इसको पूरा सॉल्व करा देंगे, यानी हम हेलो एल्केन हेलो एरीन अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, यानी कल के वीडियो में। ठीक है, तो पेपर से पहले जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको पूरा मतलब पूरा हम आपको अर्निंग सॉल्व करा देंगे, तो वो हम कमिटमेंट में आज भी बरकरार हैं। पेपर से पहले हम पूरा आपको प्रश्न बैंक समझा देंगे, सॉल्व करा देंगे। अध्याय जो इसके बाद अध्याय 11 है ना, वो भी हमारा हम वीडियो डाल रहे हैं, शायद आप देख रहे होंगे, है ना। साहिल सर के द्वारा उसको डाला जा रहा है मेरे ही चैनल पे, तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व करिए, तो वो भी चल रहा है साथ ही साथ। और फिर उसके बाद अध्याय 12 जो है वो भी आपको कुछ दिनों पे कम प्रोवाइड करा देंगे। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में हम पूरा कंप्लीट करा दें, है ना। 2-3 दिन में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे जो मेन 3 चैप्टर हैं, बाकी तो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो हम एक ही लेक्चर पे हम उसको कंप्लीट करा देंगे।
तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले और भी प्रोवाइड हम करा देंगे प्रश्न बैंक की। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, कमेंट्स कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अब हम कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और बस हम अंततः यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में बहुत बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स के वीडियो भी हम देने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10 के बच्चों को के लिए भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो वो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन से हमारे वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप परेशान ना हो। बढ़िया आनंद के साथ, बढ़िया मज़े के साथ, मनोरंजन के साथ हमारे वीडियो से आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का इसी के आगे का सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।